बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा था, प्रोसेस शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्रोसेस क्रिएट कैसे कर सकते हैं, टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होती है, और थोड़ा सा कोड भी देख लेंगे कि कैसे हम लोग कोड्स कर सकते हैं टू क्रिएट ए प्रोसेस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें जो डिस्कस की थी, आई थिंक वो लाइनेक्स की थी कि लाइनेक्स की कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे में एक डायरेक्टरी बनाते हैं हमने, और उसका कुछ स्ट्रक्चर देखा था। तो आज हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में कि तो आज हम देखते हैं कि हमारा जो अब ओएस के अंदर स्केजुलर क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं। तो स्केजुलर बेसिकली तीन तरह के होते हैं: लॉन्ग टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर और मीडियम टर्म स्केजुलर। इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले ये हमने कुछ चीज़ें पहले ही भी डिस्कस की थी कि हमारे पास क्यू सिस्टम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिनको हम रेडी क्यू भी होते हैं, आपके इनपुट आउटपुट क्यूज भी होते हैं। इसी तरह आपके और हमने 4-5 तरह के क्यूज पढ़े थे जिसके अंदर डिफरेंट काम हो रहे होते थे। तो क्यूज के अंदर लेट से अभी हम रेडी क्यू की अगर बात करते हैं, जो इस डायग्राम को के ये जो एरो है, आपको ये वाला एरो नज़र आ रहा है, आपको ये वाला एरो, ये एरो आपको कह रहा है कि बाहर से जो भी इनपुट प्रोसेस आना है, जो कि अभी नहीं चल रहा, लेकिन अभी सिस्टम के अंदर उसने आना है। तो ये इधर से आप लोग होगा एक उसको क्या कहेंगे, प्रोसेस जो है वो यहाँ से रेडी क्यू के अंदर एंटर हो जाएगा, और फिर आप सीपीयू काम करेगा। सीपीयू के अंदर डिफरेंट रिक्वेस्ट होंगी, इनपुट हो सकती है, उसने टाइम स्पॉस उसको टाइम स्लाइस के हिसाब से उसको एक्सपायर हो गया तो दोबारा से वो, जब उसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो दोबारा से रेडी क्यू के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसने अपना टाइम ख़त्म कर लिया। इसी तरह फॉग के थ्रू और ये सारे डिफरेंट चाइल्ड प्रोसेस आपने क्रिएट किए हैं, जब वो हो गए हैं तो वो दोबारा से रेडी क्यू में आ जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम लॉन्ग टर्म स्केजुलर की बात करें, तो लॉन्ग टर्म स्केजुल क्या करता है, अगर मैं डेफिनेशन इसकी करूँ, जॉब सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द जॉब पूल टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। अब ये जो जॉब पूल है, ये क्या चीज़ है? जॉब पूल हमारा है कि जैसे ही हमारी मेन मेमोरी के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि हमने कहा कि क्यू के अंदर चीज़ें लेके आनी है, हमारी मेमोरी जो है वो लिमिटेड होती है। तो हमने लाइनक्स के अंदर हम कुछ जो भी प्रोसेस जो हमने रिक्वेस्ट यूज़र ने की होती हैं, वो सारी की सारी आपकी एक स्पेस होती है जहाँ पे डिस्क के ऊपर, जिसको हम जॉब पूल कहते हैं, उसके अंदर सारे प्रोसेस अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, सारे यूज़र उसके अंदर आते रहते हैं। और वहाँ से लॉन्ग टर्म स्केजुलर ने वहाँ से प्रोसेस उठा के रेडी क्यू के अंदर रखना हो सकता है। रेडी क्यू के अंदर पॉसिबल है क्योंकि वो तो वहाँ पे शॉर्ट, हमारी जो मेमोरी है वो शॉर्ट है। ठीक है जी। तो वहाँ से ये जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस स्केजुलर है, इसका काम ये है कि जॉब पूलर से उसको जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू के अंदर लेके आना, और रेडी क्यू जैसे ही हमारा सीपीयू को टाइम मिलता है, वो रनिंग स्टेट जो हमने स्टेट्स डिफरेंट पढ़ी थी, तो वो जैसे एक स्टेट खत्म होती है तो वो रेडी क्यू से अगला नेक्स्ट स्टेप जो प्रोसेस है जिसके बारी आ जाती है, वो रेडी क्यू से उठा लेता है। रेडी क्यू का मतलब है कि अभी वो प्रोसेस जो है वो रेडी टू रन है, बट उसको अभी हमने एलोकेट नहीं किया, सीपीयू उसको नहीं मिला। तो ये काम है लॉन्ग टर्म स्केजुलर का। लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है ना वो हर सेकंड के बाद यानी मिनट्स के बाद जो है ना वो चलता है, बहुत स्लो काम करता है। इसकी वजह ये मैंने आपको बताई है कि इसने तो फ्रिक्वेंटली नहीं करना, क्योंकि जब एक प्रोसेस ख़त्म होगा, जब आपका जो जॉब क्यू है वहाँ से जो भी कोई प्रोसेस है वो टर्मिनेट होगा, वहाँ पे आपकी स्पेस बनेगी, तो ही वो जॉब पूल से एक नई नेक्स्ट जॉब जो है ना वो लेके आएगा। तो इसका और ये जो है, ये आपका ये जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर है, ये आपको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी ऑफर कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि लेट से अगर हम हो सकता है हम भी अपने 10 अगर जितने प्रोसेसेस को वो वहाँ पे ले आएगा,
वो उसकी डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग होगी। लेट से हम कहते हैं कि 10 प्रोसेस उसमें मेन मेमोरी के अंदर 10 प्रोसेस जो है ना वो चला सकता है। तो हमारे प्रोसेस मल्टी हो रहे हैं कि हम 10 प्रोसेस एट ए टाइम चला रहे हैं। तो जैसे ही अब अगर वो उसमें वहाँ पे स्पेस आपकी मेमोरी ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म स्केजुलर ही ने वहीं से 20 प्रोसेस या 40 प्रोसेस वट एवर जितने भी वो कितने ला सकता है ये डिपेंड कर रहा था आपकी जो मेमोरी यार, इसकी भी एक लिमिटेशन है, लेकिन काफ़ी सारे लेके आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसने इसने जो आपकी ये कि मोर प्रोसेस स्मॉलर परसेंटेज ऑफ टाइम ईच प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब ये है कि वो उसने जो है ना जो टाइम की परसेंटेज है वो बहुत थोड़ी सी यूज़ कर दी है। क्या करना है, इसका काम यही है कि बस इसने जॉब को लेके उसके अंदर जॉब क्यू के अंदर जो है ना वो रख देनी है, ताकि अपना काम वो शुरू कर सके। तो ये काम तो हो गया। आई होप नाउ यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर और व्हाट इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसका पर्पस क्या होता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की बात कर लेते हैं। जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है, ये क्या काम करता है, जैसे ही हमारा जो हमने बात की कि रेडी क्यू और रनिंग क्यू जो है, रनिंग क्यू भी एक है, तो रनिंग क्यू से जब वो उसने जाना है रेडी क्यू में कि एक प्रोसेस चल रहा था, अब उसका टाइम हमने पहले बात की थी कि हर प्रोसेस को एक टाइम स्लॉट दिया हुआ है, एक स्लाइस टाइम दिया हुआ है। लेट्स से हमने कहा कि 1 सेकंड ईच प्रोसेस को मिलेगी, तो ये जैसे ही 1 सेकंड ख़त्म हुआ उस प्रोसेस का, तो उसने अपना काम ख़त्म कर लेना है और नेक्स्ट प्रोसेस की बारी आ जानी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस को ये सारा काम जो है ये किसने करना है, डिस्पैचर ने। और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के अंदर ये जो काम है ये डिस्पैचर कर रहा होता है कि ये जो डिस्पैचर है इसने काम करना है जी। तो ये जो स्विचिंग हो रही है कि एक प्रोसेस खत्म हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हुआ, उनके दरम्यान में हमने उसके काफ़ी सारे वेरिएबल्स है जो कि हम पहले चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस आईडी क्या होगा, उसकी स्टेट्स क्या होंगी, कितनी जगह पे उसने उसकी कौन कौन सी स्टेट सेव हो चुकी हैं, कौन सा पैरामीटर, कौन सा उसका रजिस्टर की वैल्यू क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें डिस्पैचर ने वहाँ पे आपका जो हमने बनाया था टेबल, वहाँ उसके अंदर उसने सारी की सारी मेंटेन करके तो स्विचिंग करनी है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम आगे डिटेल से भी देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो शॉर्ट टर्म में आपका डिस्पैचर ने काम करना है कि एक एक ख़त्म हुआ है और दूसरे को आपने टाइम देना है। तो ये बड़ी मिली सेकंड में हो रहा होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आपके प्रोसेस जो है ना वो चेंज ओवर हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता, हमें लग रहा होता है कि जो है ना हम साइमल्टेनियसली हमने मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो ये इवेंट्स जो है ना वो अक्कर हो रहे थे, सीपीयू की करंट प्रोसेस फिनिश हुआ है और नीड्स टू वेट फॉर एन इवेंट। उसी तरह क्लॉक इंटरप्ट भी चलती है, इनपुट इंटरप्ट सिस्टम का आर्ट सिग्नल। तो ये सारे जो है ना वो अक्कर हो रहे होते हैं ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग। उसके बाद मीडियम टर्म स्केजुलर का क्या काम है जी। जब आप इसको हम आल्सो नोन एज स्वैपर, जो स्वैपर का इसका नाम स्वैपर भी है। तो इसका काम क्या होता है जी। इसका काम ये हुआ है कि लेट से जो हम देखते हैं, सिलेक्ट एन इन मेमोरी प्रोसेस एंड स्वैप इट आउट टू द डिस्क टेम्पोररीली। इसका मतलब क्या है कि इसने वहाँ से जो आपका मेमोरी के अंदर प्रोसेस एक काम कर रहा था और उसको उसने टेम्पररीली आपकी वो जो आपकी एक डिस्क के ऊपर एक स्पेस बनी हुई है जिसको हम स्वैप आपने आई थिंक जब आपने लाइनक्स इंस्टॉल की थी तो वहाँ पे हमने स्वैप एक रखी थी। वो इस पर्पज़ के लिए रखी थी कि आपका जो प्रोसेस है उसका अभी उसको कुछ और काम भी करने हैं। लेट से उसको इनपुट की रिक्वेस्ट चाहिए थी, इनपुट आउटपुट उसको रिक्वेस्ट चाहिए, तो उतनी देर क्या प्रोसेस जो है वो फ्री में जो सीपीयू है वो फ्री बैठा रहेगा? नहीं। तो उस सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए ये जो स्वैपर है ये काम करता है कि उसको फॉर द टाइम बिंग रख लेता है, वहाँ पे स्वैप स्पेस पे जगह दे देता है, ताकि प्रोसेस अपना सीपीयू अपना काम करता रहे, वो किसी और प्रोसेस को टाइम दे दे, और जब उसका काम आ जाएगा, उसकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो वो दोबारा से उसको कर लेगा। इसी तरह एक और स्वैपर ने कब काम करना है कि जब एक आपकी हाई प्रायोरिटी की कोई प्रोसेस आ गया है जिसको फौरी तौर पे एक सारे प्रोसेस को रोके उसने काम करना है, ठीक है जी। आपने तो फिर भी आपको वो जो उस प्रोसेस को वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे टेम्प्रोरी जो स्पेस आपकी स्वैप स्पेस आपने बनाई हुई है वहाँ पे वो ले आएगा। तो ये है मीडियम टर्म स्केजुलर का काम।
ओके जी। तो ये देखें, ये जो फिगर बनी हुई है, इसमें देखें कि सीपीयू जो है ना वो रेडी क्यू से आता है। सीपीयू में अगर थोड़ा सा उसने उसको बना लिया है तो वो स्वैप आउट कर देगा और दोबारा से स्वैप इन करेगा। तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये वाली, कि आपकी इसको आप वो क्या करेगा, दोबारा से ये इस तरह से घुमाता रहेगा सीपीयू स्वैप स्वैप स्पेस के दरमियान में। और जो स्वैपर है, कभी वो इन होगी कभी आउट होगी, रेडी क्यू में आ जाएगा और उसको दोबारा से वो चलाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये जो है ना वो मीडियम टर्म जो स्केजुलर है, उसको हम स्वैपर भी बोलते हैं, वो ये काम करता है। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इसमें थोड़ा क्या लिखा हुआ है जी, व्हेन सीपीयू स्विचेस टू अनदर प्रोसेस द सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट्स ऑफ द करंट प्रोसेस एंड लोड द सेव स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस। ठीक है जी। और कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज ओवरहेड, द सिस्टम डज नो यूजफुल वर्क व्हाइल स्विचिंग, और टाइम डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर सपोर्ट टिपिकली इन मिली सेकेंड्स। ये तीनों बातें जो हमने देखी हैं, कि जब आपका स्विचिंग हो रही होगी कि एक प्रोसेस ख़त्म हुआ है और उसकी जगह पे नेक्स्ट प्रोसेस आना है, अब इसके दरमियान में जो टाइम यूज़ हो रहा है उस टाइम पे सीपीयू है वो आपका आइडल रह रहा है। क्यों आइडल रह रहा है? कि उसने जब तक उसने कोई नया प्रोसेस को एग्जीक्यूशन ही नहीं स्टार्ट करनी, पुराने प्रोसेस को ही एग्जीक्यूशन को उसने स्टॉप नहीं करना, जब तक कि उसकी सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो सेव नहीं हो जाएंगी। अगर सेव होंगी तो वो स्टार्ट करेगा और ये सारा आपका काम वहाँ पे जो है ना आपका सीपीयू वो आइडल रह रहा होता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो ये है कि आपने एक प्रोसेस को रोका, कि उसकी टाइम स्लैब्स वो रोका क्यों है, वो डिफरेंट आपके हो सकते हैं। कि आपने कहा जी उसका जो टाइम स्लैब्स था वो ख़त्म हो गया है, और या हो सकता है कि वो वाला प्रोसेस ही टर्मिनेट हो जाए, और जब टर्मिनेट होगा तो उसकी भी स्टेट्स हमने सारी की सारी सेव करनी है, न्यू प्रोसेस की हमने लोडिंग करनी है, नए प्रोसेस की सारी स्टेट्स जो हैं वो लोड करनी है। तो इस दौरान में आप स्विचिंग करवा रहे हो बिटवीन टू प्रोसेस, एक प्रोसेस आपका इन हुआ, एक आपका प्रोसेस आउट हुआ है। तो ये सारा काम जो है ना ये टाइम का इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट स्विचिंग। अब जब हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो प्रोसेस क्रिएट जो है ना वो हमारा इस तरह सा कोई नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं, तो उसको क्रिएट चिल्ड्रन प्रोसेस विच इन टर्न क्रिएट अदर प्रोसेस फॉर्मेटिंग ए ट्री प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका कोई पेरेंट प्रोसेस होगा वो आपका डिफरेंट चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। व्हाट इट मीन, चाइल्ड प्रोसेस को क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब आपने कहा कि टाइम आपने स्पीडीली काम करवाना है और आप जो है ना वो रिसोर्स को शेयरिंग करवाना चाह रहे हो, उस दौरान आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाए, सीपीयू है वो आपका फ्री में ना बैठे, तो आप क्या करते हो कि जी आप प्रोसेस क्रिएट कर लेते हो। तो कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आगे जाके देखते हैं कि कैसे कौन सी कमांड है जिनके थ्रू आप प्रोसेस क्रिएट करवा सकते हो। तो प्रोसेस जो है वो एक आपका टॉप पे होगा, और टॉप वाला होगा वो पेरेंट होगा, और उसके नीचे आपकी जिस तरह ट्री स्ट्रक्चर होता है उस तरह आपका जो होगा कि आपका जो नीचे होंगे वो चाइल्ड होंगे, ऊपर आपके टॉप ऑफ द लिस्ट पे वो पेरेंट होगा। तो पेरेंट जो है वो क्या कुछ कर सकता है, पेरेंट जो है पेरेंट और चाइल्ड, अब इन दोनों का रिलेशनशिप बना है, इनमें क्या हो सकता है? पेरेंट या चाइल्ड सारे के सारे रिसोर्सेज जो है ना वो क्या वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है ना वो शेयर करेंगे आपस में क्या? या क्या? और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट के रिसोर्सेज जो है वो शेयर करेगा, या कि दोनों के आपस में शेयरिंग नहीं करेंगे। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो कि हमारा ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जब भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम करते हैं। तो जब ये वाले बनाते हैं तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि पेरेंट और चाइल्ड जो हैं वो एक ही रिसोर्स को यूज़ करते हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है? या दूसरी है कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट वाली चीज़ें यूज़ करता है, या दोनों में। तो लेकिन लाइनेक्स के अंदर वो हमेशा से वो अपनी अपनी स्पेस जो है ना वो चाइल्ड और पेरेंट अपनी अपनी स्पेस को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, आल्दो के उसका पर्पस भी यही है कि इसकी इसकी हमारी एफिशिएंसी जो है ना वो फास्ट हो जाती है, कि पेरेंट अपना काम कर रहा है, चाइल्ड अपना काम कर रहा है। ठीक है जी। तो वो दोनों अपनी अपनी स्पेसेस पे अपना अपना टाइम, और इनको टाइम जो है ना वो कौन दे रहा है, वो आपका जो स्केड्यूलर है।
के अब बारी आई है पेरेंट की और अब बारी आई है चाइल्ड की, लेकिन ये काम दोनों अलग अलग ही करते हैं और इससे इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। तो हमने जैसे ही हमने बोला कि एड्रेस स्पेस जो है चिल्ड्रन डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट होता है, कि हमारा जब भी हम ये इससे बनाएंगे तो एज जैसा पेरेंट था, जैसा पेरेंट ने काम करने थे, जो पेरेंट ने काम करने थे वही चाइल्ड ने काम करने हैं। दोनों का काम जो है वो सेम ही होगा, लेकिन उनकी स्पेसिस अलग अलग से होंगी और उनका प्रोग्राम यानी कि वो जो भी काम कर रहे होंगे उनका काम एक ही होगा, लेकिन वो डिफरेंट जो स्पेस है उसमें, एड्रेस स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होंगे। तो जो हमारी इसकी जो प्रोसेस को क्रिएशन करने की जो एग्जांपल है वो हम फॉग कॉल है, FORK, ये सिस्टम कॉल है जो कि कोई भी प्रोसेस को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जब ये फॉग सिस्टम कॉल क्रिएट होती है तो ये हमेशा से आपका दो प्रोसेसेस क्रिएट कर देता है, एक ये खुद बन जाता है और एक अपना चाइल्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन इन दोनों की जो स्पेस है वो सेपरेट सेपरेट होती है। और ये काम कैसे करता है इसको हम थोड़ा सा आगे जाके एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये थोड़ा सा एक ट्री स्ट्रक्चर है जो कि आपकी यूनिक्स का है। तो जैसे हमने पहले भी देखा कि टॉप ऑफ द रूट पे रूट होगा और उसके बाद इनिट आपका है एक प्रोसेस, और उसके बाद स्वैपर है और उसके बाद पेज डेमन है। अब जब भी आपका बूट होता है आपका लाइनक्स सिस्टम, तो आपकी रूट डायरेक्टरी से, रूट डायरेक्टरी से पहला जो प्रोसेस है, जो यूज़र प्रोसेस है, वो इनिट होता है और इनिट के अंदर ही डिफरेंट जितने भी आपने यूज़र प्रोसेस करने हैं वो इस इनिट के अंदर होते हैं, इनिट प्रोसेस के अंदर होते हैं सारे के सारे काम। और बाकी जो हम ये यहाँ पे नई चीज़ें दिखाएंगे ये हम आगे जाकर डिटेल में देखेंगे, लेकिन जितने आपके यूज़र प्रोसेस क्रिएट होंगे वो सारे के सारे इनिट इनिट प्रोसेस के अंदर होंगे। स्वैपर ये हमने पहले भी बात की कि जो वो हमारी जो शॉर्ट टर्म था, सॉरी मीडियम टर्म था, उसमें हमारा जो स्वैपर यूज़ हुआ था। तो ये स्वैपर का काम है कि ये इस प्रोसेस का। और पेज डेमन आपका क्या करता है कि जो आपकी पेज डेमन की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जितने भी आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस होंगे जो कि आपको डिफरेंट सर्विसेज दे रहे होंगे वो कहलाएंगे आपके पेज डेमन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आप जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं तो प्रिंट के अंदर प्रिंटिंग पूल की जितनी भी आगे होगी वो आपका प्रिंट डेमन जो है ना वो काम कर रहा होगा। आपने डिफरेंट वेबसाइट्स को जब आपने एक्सेस करना है तो पीछे जो आपका प्रोटोकॉल काम कर रहा है HTTPS या HTTP, वो उसका भी आपका एक अलग अलग से उसने जो इंटरनेट डेमन है वो उसके लिए उसने बनाया होगा। तो ये पेज डेमन आपको क्या कर रहा होता है, हम इस पेज डेमन जो नाम है ये लाइनक्स यूनिक्स में ये यूज़ होता है। ये आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस को जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं टू रन योर यूज़र प्रोसेस, तो ये उनको हम पेज डेमन कहते हैं। तो प्रोसेस को टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, ये एग्जिट की कमांड के इसके साथ आप कोई भी प्रोसेस जो है ना उसको एग्जिट करवा सकते हैं। अगर आपका कोई रनिंग प्रोग्राम है तो वो उसको हमने एग्जिट करवाना है, उसको हमने ख़त्म करना है उस प्रोसेस को, तो विद द कमांड ऑफ एग्जिट हम उस प्रोसेस को ख़त्म कर सकते हैं। और कौन कर सकता है प्रोसेस, जितने भी हम जब हम एग्जिट करवाते हैं तो हमारे जितने भी प्रोसेस रिसोर्सेज हैं वो डी एलोकेट हो जाते हैं। और ये कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको हम दोबारा से फिर ऑन भी कर सकते हैं ताकि वो दोबारा से यूज़ हो सके। जब प्रोसेस टर्मिनेशन की बात करते हैं तो वो कब कब हो सकते हैं कि चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज, कब हमने कौन कौन सी रीज़न है जब हमने इनको प्रोसेस को टर्मिनेट करना है। तो हो सकता है कि जितनी चाइल्ड की जितनी एलोकेशन हुई होगी थी, जितनी उसको रिसोर्सेज मिले थे मेन मेमोरी के अंदर, जितनी स्पेस दी हुई थी वो उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड कर रहा है, तो फिर हम उसको प्रोसेस को करवा देंगे, टर्मिनेट करवा देंगे। इसी तरह पेरेंट नीड टू क्रिएट अनदर चाइल्ड बट हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम, इसी तरह से कि पेरेंट ने लेट से 10 चाइल्ड वो क्रिएट कर सकता है, तो उसने एक और क्रिएट करवाना है
11th वाला क्रिएट करवाना है तो फिर वो उनमें से उन 10 में से एक को डिलीट करवाएगा, एग्जिट करवाएगा और नया प्रोसेस क्रिएट करवा देगा। और इसी तरह से तीसरा काम जो है ना वो चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, कि जो भी आपने जिस चाइल्ड को जो काम दिया हुआ था उस चाइल्ड से वो काम आपने ले लिया है, अब आप उस चाइल्ड की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको भी एग्जिट करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज थे जिनकी बेस पे हम जो है ना वो अपने चाइल्ड प्रोसेसेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या एग्जिट करवा सकते हैं, उनकी टर्मिनेट करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताई हैं। फॉक है, वेट है, एग्जिट है और एग्जिट है। फॉक मैंने जैसे पहले बता दिया कि ये फॉक का थोड़ा सा सिंटैक्स है, इसको सिंटैक्स को देख लें कि ये कैसे यूज़ होता है। जब भी फॉक आपका क्रिएट होगा तो चाइल्ड प्रोसेस के लिए ये ज़ीरो एक आईडी बना देगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इस स्लाइड पे। ये जैसे ही ये कोड है कि पी आई डी प्रोसेस आईडी, जैसे ही हमने इस फंक्शन को फॉक को कॉल किया है तो उसने एक प्रोसेस आईडी जो है ना वो बना दिया। अब प्रोसेस आईडी या ज़ीरो हो जाएगी या दूसरा दो बना देगा। जैसे ही हमने फॉक को कॉल किया तो उसने बेसिकली दो आपके प्रोसेस आईडी बना देने हैं। एक होगा पेरेंट का और एक चाइल्ड का। अब इसमें दो कॉपियां बन गई हैं, दो कॉपियां इसी कोड की, ये जो आपको कोड नज़र आ रहा है इस कोड की दो कॉपियां बन गई हैं। एक कॉपी जो है वो इसकी चाइल्ड के लिए बन गई है और एक कॉपी आपकी पेरेंट के लिए बन गई है। अगर प्रोसेस आईडी जैसे वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग करता है, जैसे प्रोसेस आईडी ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब है उसने ये जो चाइल्ड वाला कोड था, चाइल्ड के अंदर जो कोड भी था वो चाइल्ड को दे देगा, और अगर उसका प्रोसेस आईडी कुछ जो भी होगा वो पेरेंट वाला कोड चला देगा और इस सारे कोड की एज इट इज़ पूरी की पूरी कॉपी एक बना देगा, ये जो फोक कॉल है। ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये पेरेंट आईडी इस जब ये वाली होगी तो ये वाला काम का इस पे काम करना शुरू कर देगा, जब ये वाली पेरेंट आईडी आएगी तो इस पे काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये जो फोक को का है कोड, फॉक की कॉल जो है वो काम करती है। तो जब भी फॉक हम कॉल करते हैं तो हमारा जो चाइल्ड प्रोसेस है वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपके अपने पेरेंट से लेके आता है, उसका जितना भी इन्वायरमेंट होता है, उसका जितना भी रिक्वायर इन्वायरमेंट होता है वो सारा ले आता है। उसकी टेबल सारी की सारी, सिग्नल की सेटिंग, वैल्यूज़, करंट डायरेक्टरी कहाँ पे काम कर रहा है, उसकी रूट डायरेक्टरी, उसकी मोड क्रिएशन। तो ये सारे के सारे जब भी आप फॉक का सिस्टम को कॉल करेंगे तो ये एक चाइल्ड बना देगा और एक पेरेंट बना देगा। ठीक है जी। अब पेरेंट का जो कुछ पेरेंट का होगा वो सारे का सारा एज वही कुछ एज इट इज़ ही उसके चाइल्ड का भी बन जाएगा। तो ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है आपके हैं वो चाइल्ड को भी मिल जाएंगे, लेकिन इन दोनों की स्पेसिस जो है ना वो अलग अलग होंगी। ओके जी। और काम भी ये अलग अलग कर रहे होंगे। और काम कब करेंगे, जैसे वो कॉन्टैक्ट स्विचिंग एक प्रोसेस खत्म हुआ है और ये उन दोनों पेरेंट को और चाइल्ड को जो टाइम दे रहा है वो आपका शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है वो दे। तो इस तरह से ये काम करते हैं। और हर एक ये हमने जो पहले देखा कि उनके डिफरेंट पी आई डीज होंगे और ये सारे काम जो है ना वो अलग अलग से करने करेंगे। अब ये फेल कब होता है जी, वो हमने पहले बात किया कि अगर जितने उसके मैक्सिमम जो है ना वो यूज़र बन भी चुके हों उसके प्रोसेस, तो वो ये नहीं बनाएगा और आपके पास स्पेस भी नहीं है, स्वैप स्पेस नहीं है, तो फिर भी आपकी जो है ना वो फॉक को वो जो आपकी फेल कब होगा कि ये जो आप वो चाइल्ड बनाएगा ही नहीं। ठीक है जी। तो आपको कहेगा कि स्वेप में जो है ना वो स्पेस नहीं है या आपके मैक्सिमम जो है ना वो एक्सीड कर चुके हैं प्रोसेस। तो ये तीन रीजन हैं जिनकी वजह से फॉक जो है ना वो क्रिएशन आपकी सिस्टम जो प्रोसेस क्रिएशन है वो नहीं होगी, अदरवाइज ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। हमने डिस्कस किया है जी हमारा स्केड्यूल कितनी तरह के होते हैं, तीन तरह के स्केड्यूल होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म जो है ना वो क्या करते हैं, वो वहाँ से आपके जो डिस्क पे स्पेस पे से उठा के आपका रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस लेके आते हैं, तो वो काम लॉन्ग टर्म करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोसेस करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोसेस जो भी आपकी इन टू
दो बिटवीन टू प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन जो हो रही होती है उनको स्वैपिंग करवाता है, उनकी काम करता है, वो सारा काम डिस्पैचर करवा रहा होता है। और डिस्पैचर जो है ना वो डिफरेंट स्टेट्स जो ना सेव करवानी है, कौन सा क्या था, वो सारी स्टेट्स जो डिस्पैचर का काम है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जी मीडियम टर्म में होता है, मीडियम टर्म में कि अगर आपका एक आईओ बेस्ड है, एक आपका सीपीयू बेस है, तो और आईओ बेस का जब काम कर रहे होते हैं तो सीपीयू जो है ना वो आइडियल रह रहा है। तो अगर हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ प्रोसेस को जो मीडियम टर्म स्केड्यूलर है वो उठा के आपका स्वैप वे में उसको रख देता है जब आपका, और उस तरह से सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो वो इंक्रीज हो जाती है। और फिर हमने देखा कि आपका कॉल्स जो हैं, फोक कॉल्स जो हैं वो कैसे यूज़ होती हैं और फोक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर हमारा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पर आगे जो फर्दर चीज़ें हैं, वेट और एक्सिट को कैसे कॉल करते हैं, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेक्चर। तो until Allah Hafiz, take, okay, thank you, Assalamu alaikum.